दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक से ज़्यादा न्यूज़ देने वाला हूं। दरअसल आपको कुल 4 न्यूज़ मिलेंगी, वो भी कम से कम शब्दों में और पूरी डिटेल में। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नेपाल से आने वाली भारत के लिए बुरी खबर की। दरअसल दोस्तों 2 दिन पहले नेपाल के अंदर एक गिरोह पकड़ा जाता है। दरअसल नेपाल की पुलिस काठमांडू में एक रेड डालती है जिसमें 4 लोग गिरफ्तार होते हैं। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उनके पास 2.5 किलो यूरेनियम मिलता है, वही यूरेनियम जिसे प्यूरिफाई करके आप न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, जो कि किसी भी सूरत में सही खबर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस तरह की तस्करियां बहुत रेयर होती है और बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि नेपाल के अंदर कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, मतलब इसकी कोई भी जरूरत नेपाल को फिलहाल नहीं है। तो फिर भला ये यूरेनियम वहां पर क्यों पाया जाता है? ये भारत के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि नेपाल के जो भी लोग इस यूरेनियम को चुरा कर अपने देश तक ले गए हैं, तो ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ संभावनाएं बनती हैं। एक तो ये कि वो चाइना से चुरा के लाए हों, जो कि पॉसिबल नहीं है। चाइना से यूरेनियम चुराना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है जितना कि रोहिंग्या मुसलमान वहां पर शरण लेने चले जाएं, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी संभावना है वो ये है कि भारत से हो सकता है इन्होंने चुरा लिया हो, क्योंकि भारत को नेपाल के रिलेशनशिप आपको पता है, पूरी छूट है, तो काफी आसान हो जाता है भारत से यूरेनियम लेकर जाना नेपाल तक। लेकिन समस्या यहाँ पर भी एक आती है, और वो ये है कि भारत के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जहां से इनकी चोरी हो सकती है, वहां पर सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है। तो कुल मिलाकर ये भी चीज संभव कहीं ना कहीं नहीं दिखाई देती। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान या टर्की, जो कि आतंकवाद का नया एपिसेंटर नेपाल में शिफ्ट करना चाहते हैं, नेपाल में बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है कहीं आतंकवादियों के जरिए इस तरह का विस्फोटक सामान वहां तक पहुंचाया हो। हालांकि जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं नेपाल से आने वाली अच्छी खबर की। दरअसल नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी जब से नेपाल के अंदर शासन में आई थी, उसने चाइना के प्रभुत्व को पूरी तरह से स्वीकार लिया था। चाइना के अधीन रहकर भारत विरोधी काम करना उसकी आदत सी बन चुकी थी। भारत और नेपाल के ऐतिहासिक रिश्तों को भी उस गवर्नमेंट ने बिल्कुल फॉलो नहीं किया और पूरी तरह से दोनों देशों के रिश्ते खराब कर दिए। यहाँ तक कि नेपाल के आम लोगों के अंदर और भारत के आम लोगों के अंदर भी एक दूसरे देशों के लिए कई सारी दुर्भावनाएं पैदा कर दी गई। लेकिन दोस्तों अब केपी शर्मा ओली को सारी चीजें समझ में आने लगी है। अब केपी शर्मा ओली ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को और पूरे भारत को इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए ये कहा है कि आपने हमें चीन के कर्ज के जाल में फंसने से बचा लिया। वो कैसे? दरअसल भारत ने कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोजेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नेपाल तक भिजवाई है। दरअसल हमने सारे पड़ोसियों को लगभग दिए फ्री में, तो इसी के तहत हमने नेपाल को भी भिजवाई है। इसी के लिए उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर भारत इस तरह की फ्री वैक्सीन हमें प्रोवाइड नहीं करवाता, तो ऑब्वियसली हमें काफ़ी महंगे दामों पर चाइना से ही वैक्सीन खरीदनी पड़ती, जिससे कि नेपाल चाइना के कर्ज के जाल में फंसता चले जाता। इसलिए भारत को बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये काफ़ी सुकून भरी खबर है, क्योंकि नेपाल हमारा भाई है, दोस्त छोड़ दीजिए, भाई है वो। अगर हम दोनों के रिश्ते खराब होते हैं तो ये पूरे इतिहास को खराब कर देने जैसा था। फाइनली गाड़ी पटरी पर आ रही है और ये बहुत अच्छी खबर है दोनों देशों के लिए, ऑफ कोर्स। अब दोस्तों जो तीसरी प्रमुख खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। टर्की और अमेरिका के बीच में सारी हदें पार हो चुकी हैं। दरअसल इन दोनों देशों के बीच में टेंशन अब इस वक्त इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि थोड़ी सी भी रस्सी को खींची तो रस्सी टूट जाएगी, और रस्सी टूटने का मतलब है टर्की के टूट जाना। टर्की अगर टूटता है तो भारत का इसमें बहुत फायदा है, क्योंकि टर्की इस समय भारत के लिए बहुत सारी साजिशें कर रहा है। अगर टर्की ध्वस्त होता है तो भारत को हर हाल में फायदा है। दरअसल टर्की ने S-400 की डील की थी, उसके बाद अमेरिका ने उसके ऊपर काटसा प्रतिबंध भी ठोक दिए, अपने दूसरे वेपन्स देने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया, जिसमें पैट्रियट सिस्टम भी था। इसी के साथ साथ 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट यानी F-35 भी टर्की को देने के लिए इनकार कर दिया, जबकि टर्की इसकी परियोजना में शामिल था और टर्की को भी मिलने वाले थे। वही चीज़ अब ग्रीस को दी जा रही है। हालांकि कोई बात नहीं, टर्की भी 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है। अगर मुद्दा यहीं तक होता तो शायद सॉल्व हो जाता। लेकिन फिर इसके बाद खबरें आई थी, जो कि मैंने भी आपको बताई थी, कि टर्की रशिया के साथ मिलकर अपने यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप कर रहा है, जिसके लिए रशिया अपनी टेक्नोलॉजी देगा। आप सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनवाना यानी न्यूक्लियर वेपन बनाने की व्यवस्था करने जैसा है। हर कोई क्लीन एनर्जी के नाम पर न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करता है और बाद में फिर वेपन बना लेता है। तो ऑब्वियसली अमेरिका का इससे चिढ़ जाना संभव था हर हाल में, और इसके लिए टर्की को गंभीर परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है उसके तहत टर्की के अंदर S-400 का प्रोडक्शन होगा। जी हाँ, ज्वाइंट एडवेंचर के तहत। जिस तरह से भारत और रशिया मिलकर भारत के अंदर ही एक प्लांट डालकर ब्रह्मोस मिसाइल के डेवलपमेंट करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक इसी तरह से S-400 का मैन्युफैक्चरिंग अब टर्की के अंदर होगा। वैसे भी रशिया के पास अब S-500 आने वाला है। रशिया के लिए S-400 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बचता।
तो उसने टर्की के अंदर ही इसका प्लांट सेटअप करने के लिए पूरी तैयारियां और टर्की को ऑफर दे दिया है। इसके बाद तो टर्की ने हाँ करना तय था। अब टर्की की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम नहीं चाहते कि अमेरिका के साथ हमारा रिश्ता खराब हो या हम किसी भी तरह से नाटो से बाहर आ जाएं, लेकिन हमें हमारे देश की सुरक्षा के लिए इस तरह का अधिकार है कि हम रशिया के साथ मिलकर एयर डिफेंस सिस्टम का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उनका अधिग्रहण कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वही अमेरिका, वैसे ही अमेरिका ने काटसा प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसके बाद यानी जब ये S-400 को लेकर जो भी इनके रोड मैप तैयार हुआ है, इसके ऊपर जब काम करना शुरू कर देंगे ये दोनों देश यानी रशिया और टर्की, उसके बाद आप देखिएगा भाई पानी पिलवा देंगे टर्की को। क्योंकि जो बाइडन वैसे ही टर्की से बहुत ज़्यादा नाराज थे। उसका कारण सबसे बड़ा क्या है? कुर्दिशों को लेकर जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी एर्दोवान ने, उसको लेकर बहुत ज़्यादा नाराज है। दूसरी बात, पूरी दुनिया के अंदर इस समय आतंकवाद का नया चेहरा बनकर उभरे हैं एर्दोवान, तो हर हाल में इन्हें कुचलना ज़रूरी हो जाता है अमेरिका के लिए। इसलिए आप तय मानिए, लिख कर रख लीजिए आज मेरी बात, अगर S-400 को लेकर जो इन्होंने रोड मैप बनाया है उस पर थोड़ा सा भी इम्प्लीमेंट अगर होता है तो टर्की पूरी तरह से जमीन में घुस जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे सीरिया और इराक घुसा है। आप लिख लीजिएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा किसी भी वीडियो पर, मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा होने ही वाला है। अब दोस्तों आ जाते हैं नई खबर के ऊपर, और वो नई खबर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जी हाँ, दरअसल पहले लोग इस तरह की आशंकाएं जता रहे थे, अमेरिका की तरफ से भी जताई गई थी, इसराइल की तरफ से भी जताई गई थी कि ईरान अपने यहाँ पर एक पूरी की पूरी एक मिसाइल सिटी डेवलप कर रहा है, जिसमें इतनी मिसाइलें होंगी जिन्हें फायर करके एक साथ एक झटके में पूरे इसराइल को समाप्त किया जा सकता है। और दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब वही चीज़ सामने आई है। दरअसल ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से एक वीडियो जारी कर दिया गया है। वो वीडियो ऑफकोर्स मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कॉपीराइट स्ट्राइक की प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। उस वीडियो में ईरान की तरफ से फुल्ली शो ऑफ किया गया है। उसमें बताया गया है कि हमने कितनी कितनी मिसाइलें किस किस रेंज वाली बनाई हैं, जो कि हर हाल में इसराइल और अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि आप भी जानते हैं ईरान के आसपास ढेर सारे अमेरिका के सैन्य बेस मौजूद हैं। उनमें से अगर एक भी मिसाइल किसी भी सैन्य बेस के ऊपर गिर जाती है अमेरिका की, तो अमेरिका की वाट लगनी तय है। इसी के साथ साथ इसराइल और ईरान के बीच की दूरी वो भी बहुत ही कम है। ईरान की मिसाइल कितनी भी कम रेंज वाली क्यों ना हो, वहां तक पहुंचाने के लायक तो हर हाल में होगी। क्योंकि जब ईरान भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा तो उसका प्रमुख टारगेट इसराइल ही होगा। इसराइल को ही ध्यान में रखकर ये सारी मिसाइलें बनाई गई होंगी। अगर ऐसी परिस्थिति में इसराइल के ऊपर एक साथ इतनी सारी मिसाइलों से हमला कर दिया जाता है तो इसराइल सच में मुसीबत में फंस सकता है। इसराइल पूरी तरह से बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ है, और ऐसी अगर परिस्थिति आती भी है तो अमेरिका डेफिनेटली हर हाल में उसकी मदद के लिए आएगा। इवन परिस्थितियां वहां तक भी पहुंच सकती है जिसके तहत अमेरिका ईरान के ऊपर सीधे न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर दे। हर चीज़ संभव है। लेकिन इसके बाद भी इतनी बड़ी तादाद में अगर ईरान वेपन्स बना लेता है और वो भी मिसाइलें, तो ये सोचने वाली बात जरूर होगी। कुल मिलाकर ईरान ने अमेरिका और इसराइल को सीधा थ्रेट देते हुए उन्हें चैलेंज कर दिया है। ये जो शो ऑफ किया है ये उसी थ्रेट का एक पार्ट हो सकता है। इसके बाद ईरान किसी नई परेशानी में जरूर फंस सकता है।